नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की हिस्ट्री की बुक स्वर्णिम भारत, जिसमें हमने महाजनपद, राजस्थान के जनपद, मौर्य साम्राज्य, शुंग वंश, सातवाहन वंश और गुप्त वंश के बारे में पढ़ लिया था। इससे आगे है वर्धन वंश। वर्धन वंश जिसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध भी कर दिया गया। उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन 606 से 47 ईस्वी शासक बना। उसका छोटा भाई हर्षवर्धन, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया, वह निसंतान था। अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ बंगाल के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई। हर्षवर्धन ने शीघ्र अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष ने महाराज अधिराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। चीनी यात्री हेनसांग इस प्रकार के 6ठे महोत्सव में सम्मिलित हुए थे। यह हर्षवर्धन का साम्राज्य बताया गया है। यहाँ पे चालुक्य, कनिक, पल्लव, चोल सभी को भारतवर्ष में जहाँ जहाँ उनका साम्राज्य था उसमें बताया गया है। ये सम्राट हर्षवर्धन की मूर्ति है। अब आगे है पाल वंश। इस वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल से माना जाता है। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया और प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। उसकी राजसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। देवपाल 810 से 850 ईस्वी के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति, शासकों की निर्बलता तथा देवपाल 810 से 850 ईस्वी के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति, शासकों की निर्बलता तथा गुर्जर प्रतिहार राजाओं के आक्रमणों के कारण क्षीण होने लगी। 9वें राजा महिपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण हो गई। पाल वंश राजा बौद्ध थे। उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई।
नालंदा और विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा 10वें पाल राजा न्यायपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहां भी गया था। पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान तथा बिटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। अगला है राष्ट्रकूट वंश। इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में 14 शासक हुए। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक बत्सराज को पराजित किया और 5वें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक अमोघवर्ष शांतिप्रिय था, जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। उसी ने मान्यखेत मालखेड़ को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघवर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की। कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया। 12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ। चालुक्य शासक तैलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के कर्क द्वितीय को पराजित करके मान्यखेत पर अपना अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को वलहरा बल्लराज संबोधित किया है। गुर्जर प्रतिहार वंश। इस राज्य की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात में हुई, अतः इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। बत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की। बत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वह अपनी राजधानी भी कन्नौज ले गया। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट शासक गोविंद राज से पराजित हुए। उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018-19 ईस्वी तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है और जो नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया था। अगला सम्राट महेंद्रपाल था, जो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। महेंद्र का पुत्र महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। उसके बाद के राजाओं भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। राज्यपाल बिना लड़े भाग खड़ा हुआ। बाद में उसने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे आसपास के राजपूत राजा बहुत नाराज हुए। महमूद गजनवी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया।
कन्नौज में गहड़वाल अथवा राठौड़ वंश का उद्भव होने पर 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। चोल वंश, एक मिनट को, उत्तरवर्ती चोल राज्य। यह प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। अन्य 2 राज्य थे पांड्य और चेर अथवा केरल। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया। तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका अच्छा उदाहरण है। करिकाल लगभग 100 ईस्वी चोल वंश का एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। करिकाल ने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। उसने सिंघल से युद्ध किया और युद्धबंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण कराया। वह चोलों की राजधानी की उरगपुर उरयूर से कावेरी पत्तनम ले गया। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य लगभग 880-907 ईस्वी ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया था। उसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया। चोल राजराज प्रथम 985 से 1013 ईस्वी संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंघल द्वीप, श्रीलंका को अपने अधीन करके पूरे दक्षिणी भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम 1016 से 44 ईस्वी के पास शक्तिशाली नौसेना थी जिसने पेगु, मर्तवान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता। उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से युद्ध किया। उसकी सेनाएं कलिंग पार करके ओड़, उड़ीसा, दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक जा पहुंची। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोंड की उपाधि धारण की। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी राज अतिराज 1044 से 54 ईस्वी चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में मारा गया, परंतु वीर राजेंद्र 1034 से 69 ईस्वी ने चालुक्यों को कुंडल संगम के युद्ध में परास्त कर पिछली हार का बदला ले लिया। चोलों में शीघ्र ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। इसके फलस्वरूप सिंहासन राजेंद्र कुलीतुंग प्रथम 1070 से 1122 ईस्वी को प्राप्त हुआ। राजेंद्र कुलोतुंग की मां चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राजा का स्वामी था। इस प्रकार कुलोतुंग ने चालुक्य चोलों को एक नए वंश की स्थापना की। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। चोल प्रशासन। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था जिनको मंडलम कहा जाता। मंडलम के उपविभाग कोट्टम, कोट्टम के उपविभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे। कोट्टम के उपविभाग होते थे नाडु, कुर्रम और ग्राम। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्टर और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया है। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमितः निर्वाचित होते थे। प्रत्येक मंडल को तो स्वायत्तता, ये गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट साम्राज्य को बताया गया है इसमें। और ये हैं चोलकालीन मंदिर।
तो प्रत्येक मंडल को स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। भूमि की उपज का लगभग छठा भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जाता। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था, जो 16 औंस का होता था। जो सिक्का था सोने का सिक्का, उसको कहते थे कासू। और जो चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की। चोल कला, चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं हैं। वर्गाकार विमान मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त बृहद सदन, सजावट के लिए पारंपरिक सिंह, जिसको चाली बोलते हैं, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभ आदि का होना। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, राजेश्वर मंदिर, द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट हैं। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती हैं। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ है। किस युग में? चोल युग में। समाज, चोल काल में कैसा समाज था? चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे। राज अधिराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। पल्लव वंश, इस वंश के शासक अर्काट, मद्रास, त्रिचनापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों में राज्य करते थे। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। पल्लवों में सिंह विष्णु 6ठी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम महेंद्र वर्मा प्रथम लगभग 600 से 25 ईस्वी, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित। महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत्तविलास प्रहसन नामक टीका लिखा था। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। उसे लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया। महेंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा महामल्ल ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दिया और उसकी राजधानी बातापी पर अधिकार कर लिया। परंतु चालुक्यों ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर दिया। उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मामल्लपुरम या महिबलीपुरम नगर की स्थापना की और वहीं पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ चट्टानों को तराशकर मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के। चालुक्य वंशी पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया। बातापी के चालुक्यों की तरह वर्षों के व्यवधान 642 से 655 ईस्वी को छोड़कर 550 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक शासन किया। चालुक्य नरेशों में चौथा पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात है। उसने 608 ईस्वी में शासन ग्रहण किया। उसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। 642 ईस्वी में वह पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य
द्वितीय ने, विक्रमादित्य ये तो इसका नाम है, और द्वितीय सेकंड विक्रमादित्य मतलब 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर दिया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना की। यह नया राज्य 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक सत्तासीन रहा। कल्याणी के इस चालुक्य राज्य का एक लंबे अरसे तक तंजीर के चोल वंशी शासकों से संघर्ष चला। सत्याश्रय नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजराज ने परास्त किया। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला न केवल चोल नरेश राज अधिराज को कोप्पम के युद्ध में करारी हार देकर लिया, वरन इस युद्ध में उसने राज अधिराज का वध भी कर दिया। सातवें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने, जो विक्रमांक के नाम से विख्यात था, कांची पर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध कवि विल्लन को संरक्षण प्रदान किया। विल्लन ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ लिखा। वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेशों ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को प्रश्रय दिया। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे। मिताक्षरा को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। थर्ड है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, शक, हूण एवं कुषाण। ये क्या है? बाह्य जातियां हैं, बाहर से आई हुई जातियां। हमारे देश में कौन कौन है? शक, हूण और कुषाण। तो शक के बारे में पढ़ते हैं पहले। मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। ये मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यहाँ से शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईस्वी पूर्व भारत आए। रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कम्बोजों और यवनों के साथ रखा गया। कालाचार्य कथानक में भारत पर कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्हें सग कुल यानी कि शक कुल कहा गया है। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट है कि इनकी एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है और कालांतर में ये अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए। तक्षशिला के शक शासकों ने मावेज एवं एजेज के नाम आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा हुआ। हमामश और हगान मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में बाद में शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया है। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा हुआ। पश्चिमी भारत में शकों के चेहरात वंश के भूमक तथा नहपान दो शासक ज्ञात हैं, भूमक और नहपान। इन शक शासकों ने 7 वाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। नहपान के समय भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। जोगल थाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि नहपाल गौतमी पुत्र शातकर्णी से पराजित हुआ था। नासिक लेख में गौतमी पुत्र शातकर्णी को चेहरात वंश का उन्मूलक कहा है। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में चस्टन का नाम आता है, जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों तथा मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया था। चस्टन का पौत्र रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ लेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी
उत्तरी कोंकण विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चस्टन का वंश 305 ईस्वी में समाप्त हो गया। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिसने शकों की भांति भारतवर्ष में उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर प्रवेश किया। ये दैत्य भी पुकारे जाते। सर्वप्रथम 458 ईस्वी के लगभग स्कंदगुप्त के समय इनका आक्रमण हुआ जिसमें उनकी पराजय हुई। कालांतर में तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर महाराज अधिराज की पदवी धारण की। तोरमान का पुत्र मिहिर कुल था जिसका राज्य 510 ईस्वी से आरंभ हुआ। सियालकोट इसकी राजधानी थी। बौद्ध भिक्षुओं से मिहिर कुल को घृणा थी। उसने अनेक मठों एवं स्तूपों को नष्ट कर दिया। मालवा के शासक यशोधर्मा ने इसे पराजित किया। पराजित होने के बाद यह कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। कुषाण वंश। कुषाणों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। यूची कबीला 5 भागों में बट गया था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। कुजुल कडफिशस प्रथम, ये क्या था? कबीले का एक भाग था। कुजुल कडफिशस प्रथम 15 ईस्वी से 65 ईस्वी। यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कांधार और पार्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला लिया। इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया। बिम कडफिश द्वितीय 65 से 75 ईस्वी। भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। यह शैव मत का अनुयायी था। इसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र, चर्माग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलवाए। कनिष्क, यह भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है। परंपरा के अनुसार इनके समय में कश्मीर के कुंडलवन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर या पुरुषापुर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। उसने काशगर, यारकंद व खोतान पर भी विजय प्राप्त की। महास्थान बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए हैं। एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। कनिष्क के राज दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ था। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफ़ी लाभप्रद स्थिति में था जिससे भारत में आर्थिक समृद्धि आई। आत्मसातीकरण। शक, हूण एवं कुषाण विदेशी जातियां थीं। इन्होंने शासन तो किया परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण भी हो गया। भारतीयों की उदार प्रवृत्ति के कारण ये बर्बर कबीलाई जातियां जो समाज का अंग बन गई। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन व शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही। कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत में महान राजाओं में अधिष्ठित करती है। ये कुषाण कालीन सिक्के हैं और ये राजा कनिष्क की मूर्ति है। आगे हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। महाभारत बौद्ध साहित्य एवं चाणक्य के अर्थशास्त्र से महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है।
चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य तथा कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धर्म है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त उसके अभिलेख अरमाइक लिपि से निष्पन्न हैं, खरोष्ठी लिपि में है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेस को प्राप्त हुई थी। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र हैं। सातवाहन वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा यवनों और शकों से संघर्ष किया। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा था। आर्यभट्ट, बराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गुप्त काल में गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत ने 725 ईस्वी में की। उसके राज्य की स्थापना गुजरात में हुई, अतएव उसके वंश का नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। चोल शासक राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। चोल युग के कांसे की शिव मूर्तियां कला की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सातवाहन गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक लेख में शकों को नष्ट करने के कारण चेहरात वंश उन्मूलक कहा गया है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। आगे हैं इसके अभ्यास प्रश्न। और इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। आप इस पाठ को पढ़िए और बार बार, एक बार समझ में नहीं आए 2 बार पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर को हल करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।